हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का पार्ट 2। ये है 18th ऑफ अप्रैल से 14th ऑफ अप्रैल तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड भी, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कैसे चीज़ें हो रही हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी रिकॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ठीक है, तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ का पार्ट 2। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? आईएमएफ। और इस बार की जो बुक की टाइटल थी वो थी मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। तो आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आईएमएफ भी रिवाइज हो जाएगा। तो ये देखिए, जो आईएमएफ है इसको सेटअप किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो ये असिस्ट करने के लिए किया गया था जो कंट्रीज थी वॉर में, उनको काफ़ी डैमेज हुआ था, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और ध्यान रखिएगा कब बना था, 1945 में। और ये 189 कंट्रीज हैं इसमें। इंडिया ने 1945 में ही आईएमएफ को ज्वाइन कर लिया था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अभी आपने देखा इस रिपोर्ट को, ये पब्लिश करता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों रिपोर्ट्स को, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फिर देखिए, इंडिया ने रिसेंटली होस्ट की ये ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर मीट को इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया था और इंडिया के अंडर चेयरमैनशिप में ये मीट को हुई थी। तो यहाँ पर जो एम था वो था, फोकस था कि स्ट्रेंथन करना है इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन को, ठीक है, ताकि और इसको मजबूत किया जा सके। इसके बाद आप लोग ब्रिक्स के बारे में देख लीजिए। ठीक है, ब्रिक्स देखिए एक एक्रोनिम है और इसमें जो कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज आती हैं, एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुई थी वो हुई थी आपकी 2009 में रशिया में। ठीक है, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, उससे पहले इसको ब्रिक बोलते थे, BRIC। तो ये इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया का A2 अलायंस। तो H2 अलायंस, ठीक है, तो H2 अलायंस क्या है? ये ग्लोबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मेजर्स जो हैं उन्होंने आपस में अपने अपने हैंड्स ज्वाइन किए हैं, कोएलिशन किया है और एक नया इंडिया H2 अलायंस बनाया। तो ये क्या है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जो इनिशिएटिव है अलायंस का, इसको आपका शुरू किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एंड चार्ट इंडस्ट्रीज ने। तो इंडिया का ये जो H2 अलायंस है, इसका जो मेन फोकस है वो कॉमर्शियलाइज करना है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज को। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियलाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये काम करेगा कि हाइड्रोजन की जो इकॉनमी है और सप्लाई चेन है इंडिया में, उसको बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो आपका इंडियन H2 अलायंस है, IH2, और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो अलायंस है इसका जो फोकस एरियाज होगा वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे, जैसे कि आपका रिफाइनरीज हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पोर्ट हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट हो गया। ये सब चीजें इसके अंदर में आएंगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या है ये। फिर इसके बाद आपको एक टर्म, दो टर्म बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक ब्लू हाइड्रोजन होता है और एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो आपका जो ब्लू हाइड्रोजन है ये प्रोड्यूस होता है जब स्प्लिट होती है नेचुरल गैस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आपका जो नेचुरल गैस होता है ये स्प्लिट होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में, ये आपकी होती है ब्लू हाइड्रोजन में। और ये कैसे मिलती है हमको? ये हमको स्टीम मीथेन से मिलती है। ठीक है, और दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है ग्रीन हाइड्रोजन।
तो ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जो आपका होता है वो आपका मेनली होता है नॉन फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन या साइंस में भी आपसे पूछ दिया जाता है तो आप उसको इजीली आंसर कर लेंगे। फिर देखिए, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और उसको अप्रूव किया कैबिनेट ने। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। ठीक है, पीवी का मतलब आपको पता ही होगा, पीवी का मतलब होता है फोटो वोल्टैक। तो ये यूनिट होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं लाइट एनर्जी को। देखिए सोलर में क्या लाइट एनर्जी आ रही है आपकी, और उसको किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर जो पीवी मॉड्यूल है, इसका एक एम है। एम क्या है, एम है कि मैन्युफैक्चर करना है गीगावाट स्केल में हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये इसलिए है कि मेनली हम लोग देखिए बाहर से बहुत इंपोर्ट करते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सेल और मॉड्यूल्स को। तो ये जो नेशनल प्रोग्राम ये जो बनाया गया है ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल को, ये हेल्प करने का हम लोग को रिड्यूस करने के लिए हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स पे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से सपोर्ट भी है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को। ठीक है, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता क्या है। देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है, देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेक मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिया में। ठीक है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो ग्लोबल कंपटीशन को लेकर के काफी कॉम्पिटिटिव होगी। ठीक है, तो ये जनरेट करेंगी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगी, क्योंकि ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के इन चीजों को बनाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रोडक्शन, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम किन गुड्स के लिए, व्हाइट गुड्स। ठीक है, व्हाइट गुड्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एयर कंडीशनर हो गया, एलईडी लैंप हो गया। ठीक है, ये सब व्हाइट गुड्स होते हैं, तो इनके लिए रिसेंटली अप्रूव की है। और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया ही कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनानी है, इसके लिए ये चीज की जा रही है। तो व्हाइट गुड देख लीजिए क्या होते हैं, कभी आपसे पूछ देता है कि व्हाइट गुड क्या होते हैं। तो देखिए जो लार्ज अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, डिश वॉशर हो गया, आपका एयर कंडीशनर हो गया, इनको व्हाइट गुड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर देखें तो इन सब के कलर देखिए आप जनरली अगर बहुत पुराने टाइम में जाएंगे तो आपको व्हाइट कलर ही मिलते हैं। अभी मल्टीपल कलर्स में आने लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे व्हाइट थे तो व्हाइट गुड बोला जाता था। अब देखिए ब्राउन गुड भी समझ लीजिए, जब व्हाइट देख रहे हैं तो भाई ब्राउन गुड भी देख लीजिए क्या होते हैं। देखिए ब्राउन गुड जो होते हैं वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब आपके ब्राउन गुड्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए आईएनएस सर्वेक्षक, इसको डिप्लॉय किया गया मॉरिशियस में। किस लिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए किया गया डिप्लॉय मॉरिशियस के साथ। तो ध्यान रखिएगा आईएनएस सर्वेक्षक, इसको डिप्लॉय किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। तो देखिए आईएनएस सर्वेक्षक में क्या होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे। ठीक है, जैसे डीप सी मल्टी बीम इको साउंडर लगा होगा, साइड स्कैन सोनार्स होंगे, तो ये सब चीजें लगी होंगी उसमें। और इंडियन नेवल शिप जो से इसको जो है वो पूरा सर्वे किया जाएगा, उसी का ये पार्ट है आपका आईएनएस सर्वेक्षक। ठीक है, फिर देखिए इडा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, रिसेंटली गाइडलाइंस कुछ रिलीज की फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, और इसका जो मेन फोकस था वो था क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे। ठीक है, क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट पॉलिसीज पे इसका ज्यादा फोकस था, और ये एमएसएमईज के लिए था। तो इसमें देखिए कि क्या चीज है, दो तीन चीजें आप समझ लीजिए। पहली चीज तो यहाँ देख लीजिए कि क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है। देखिए क्रेडिट इंश्योरेंस जो होता है एक पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बनाई गई है ताकि आपके डेप्ट के कॉस्ट को कवर किया जा सके। ठीक है, डेप्ट के कॉस्ट को कवर करने के लिए ये पॉलिसी आपकी बनाई गई है। तो ये परचेज करता है बारोवर, जो पे करता है
ठीक है, आपका डेप्ट जो पे करता है इन केस ऑफ डेथ या हो जाती है या अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। तो ये बेसिकली क्रेडिट इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए है बिजनेसेस को, ठीक है, फ्रॉम नॉन पेमेंट ऑफ कॉमर्शियल डेप्ट। तो आपको यही इसमें बताना था मेरे को, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया रिसेंटली एस रमन को, ठीक है, एस रमन को अपॉइंट किया है, इमेज इग्नोर करिएगा। और क्या, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी। सिडबी का फॉर्म क्या था, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसको अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट ध्यान रखिएगा, एस रमन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैसे सारे ही है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा नेम अपॉइंटमेंट याद रखने में भूल जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर देखिए एक चीज देख लीजिए, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो क्या होता है। देखिए बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का आपसे पूछा, ध्यान रखिए, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। इसका मेन पर्पस है इंप्रूव करना गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, इसका यही है पर्पस की इंप्रूव करना है। और एक कमेटी बनी थी, ध्यान रखिएगा, पीजे नायक कमेटी। चलिए आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि पीजे नायक कमेटी किस लिए बनी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इसने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म किस लिए लॉन्च किया गया है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए किया गया है, ये एडवाइस करेगा पुअर कंट्रीज को फंडिंग के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए और क्लाइमेट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, इसलिए ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म एक। तो जो एडवाइजर्स होंगे प्लेटफॉर्म में, इसमें ऑफिसर्स होंगे आपके यूनाइटेड नेशंस हो गए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म जो बनाया जा रहा है इसमें G20 के इकोनॉमीज जो है वो भी सपोर्ट करेंगी इसमें, इन कंट्रीज को, जो पुअर कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनको। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये डेवलप कर रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई। आरबीआई ने रिसेंटली रिलीज किया अपना, ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन रिलीज करता है, ये करता है आपका आरबीआई। तो इसमें देखिए जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, वो डिप हो गई, और 117 के अराउंड थी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जैन में, और मार्च में देखिए 108 के अराउंड हो गई है, ठीक है। तो ये जो आपका सर्वे है ये कंज्यूमर का परसेप्शन मेजर करता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंज्यूमर का परसेप्शन मेजर करता है, और 5 चीजों को कंसीडर करता है, ठीक है। पहली एम्प्लॉयमेंट, दूसरी आपकी कंसीडर करता है प्राइस लेवल, तीसरी आपकी है स्पेंडिंग, फिर है आपकी इनकम, और लास्ट है आपका सिचुएशन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन देता है, आरबीआई। फिर देखिए आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 1.0। तो अब ये क्या है GSAP 1.0, तो इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक है वो परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड $1 ट्रिलियन के, ठीक है, लगभग 1 लाख करोड़ के रुपए के बॉन्ड परचेज करेगा, और एक परचेज ऑलरेडी हो चुका है इंस्टॉलमेंट। तो ये इसलिए किया गया है कि ये और ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा बॉन्ड मार्केट को, क्योंकि जो बोरोइंग है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज हो गई है इस साल, ठीक है। तो आरबीआई चाहता है कि कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो मार्केट में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर एक चीज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, ठीक है। चलिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, और नहीं आता हो तो बताइएगा, तो मैं आपको इसको भी काफी डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। फिर देखिए सिंगापुर साइंटिस्ट ने डेवलप की एक टेक्नोलॉजी जो प्लांट से इंटरेक्ट करेगी, और इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है रोबो प्लांट। ध्यान रखिएगा, रोबो प्लांट इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया ट्राइबल हेल्थ कोलेबरेटिव, जिसका नाम है अनाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनाम में इसका नाम है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
मिनिस्टर इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ट्राइबल हेल्थ कोलेबोरेटिव कॉल्ड नाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने लॉन्च किया मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ नेफेड टू प्रमोट दी हनी मिशन इन इंडिया। ध्यान रखिएगा इसको। तो ये जो मधु क्रांति पोर्टल है, ये इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का, और ये नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इसके अंडर में आएगा। ठीक है, तो ये पोर्टल का क्या जरूरत था, क्यों बनाया है? ये पोर्टल इसलिए बनाया है कि ये हेल्प करेगा इंक्रीज करने के लिए इनकम फार्मर्स की, एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा और इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। तो इसमें आपका पूरा डेटाबेस होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या मार्केट चेन है, ठीक है, कितना हाइप्स का सेल हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इस सब की इंफॉर्मेशन आपकी इसमें रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, हनी कॉर्नर्स। हनी कॉर्नर्स क्या है? ये स्पेशल एक स्पेस बनाए जाएंगे जिसमें कि सेल ऑफ हनी को वहां पर किया जाएगा, और ये नाफेड के अंदर होगा। ठीक है, तो नाफेड क्या है? नाफेड है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, तो इसने नाफेड ने क्या है 14-15 आपका डेवलप किए हैं हनी कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में मैंने आपको बताया ही है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। फिर देखिए मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया एक ऑल इंडिया प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PMFME स्कीम। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। तो प्लान क्या है बेसिकली? प्लान ये है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो प्रोवाइड करेंगी सीड कैपिटल जो सपोर्ट करेंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को। ये आपका एक इसमें जो है वो मोटिव है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है बेसिकली आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, और ये इसका जो एम है वो इंक्रीज करना है एक्सेस टू फाइनेंस बाय MFU माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, IMF ने फंड रिलीज, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनाउंस किया है सॉलिडेरिटी टैक्स। क्या होता है सॉलिडेरिटी टैक्स, इसके बारे में जानेंगे। तो ये इसलिए किया गया है कि ये उन कंपनीज के लिए है जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस के टाइम पे काफी प्रॉस्पर किया है, ग्रोथ किया है। तो एक तरीके से सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए उनपे एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा उनके प्रति जो हिट हुए हैं हार्डेस्ट इस पैंडेमिक से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सॉलिडेरिटी टैक्स क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभी आज के टाइम में इसको। फिर देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया 484, ठीक है, मिलियन US डॉलर फॉर CKIC। CKIC क्या है? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है तमिलनाडु में। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका अपग्रेड करेगा स्टेट हाईवेज जो CKIC एरियाज हैं वहां पर। तो CKIC आपका बेसिकली ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज करना पार्टिसिपेशन किसका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन नेटवर्क में, और जॉब्स क्रिएट करना। ठीक है, तो ये आपका था। चलिए आप मुझे बताइएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, फिर देखिए असेंबली कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट ने रिसेंटली सबमिट की अपनी रिपोर्ट मेघालय गवर्नमेंट को, और याद रखिएगा ये कमिटी जो है किसने हेड की थी? ये की थी एम्पेरिन लिंगडो। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एम्पेरिन। इन्होंने इस मीटिंग को हेड किया था। तो ये किस लिए थी और इसकी क्या फाइंडिंग्स थी? ठीक है, तो इस कमिटी की रिपोर्ट में ये पाया गया कि लगभग 5000 प्लस HIV एड्स के केसेस हैं, ठीक है, मेघालय में, और ये स्टेट्स में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है वहां पे। तो ये चीज थी इस रिपोर्ट में। इसके बाद देखिए एक पॉलिसी थी यहाँ पे कि ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020, ठीक है, जहां पे 90% ऑफ पीपल लिविंग विद HIV विल रिसीव एंट्री रेट्रोवाइटल थेरेपी। ठीक है, तो ये सब मैं इंफॉर्मेशन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब याद रह जाए। ठीक है, बाकी जो आपको बता रहा हूँ उसमें आपको कुछ याद रह जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें याद रहनी चाहिए कि किसने कमेटी हेड की थी, किस चीज पे बनी थी कमेटी,
और ये ध्यान रखिएगा कहाँ किस गवर्नमेंट को सबमिट की थी। फिर देखिए एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये ऑपरेट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया एक एमओयू। तो ये इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, कहाँ पे, वेटेरिनरी साइंस में। ध्यान रखिएगा ये लोग मिलके फिलोसफी ऑफ आयुर्वेदा जो है वो वेटेरिनरी साइंस में स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। फिर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए, इसको डिटेल में डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिसेंटली नोटिफाई किए कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो देखिए ये जो अमेंडमेंट है किस लिए बनाए गए, ये अमेंडमेंट इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग कॉपीराइट रूल्स हैं कंट्री में वो इक्वलिटी और पैरिटी पे लाए जा सके जो और भी अन्य लेजिस्लेशन है। तो ये अमेंडमेंट किस लिए गए किए गए, तो जो मेन एम था इसका अमेंडमेंट का, ठीक है, वो इस रेस्पेक्ट में था कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं डिजिटल एरा में, तो क्या होता है कि कोई भी आपका बुक है जो भी है तुरंत पीडीएफ आपके पास पहुंच जाती है स्कैन होकर के, ठीक है, बिना ऑथर को वो किए पेमेंट किए। तो ये इसलिए आया है, ठीक है, तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं डिजिटल एरा के संदर्भ में देखते हुए। तो देखिए कॉपीराइट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए कॉपीराइट एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और ये ओनर्स को जो होता है उसका एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो उसकी कॉपीज को बना सके अपने क्रिएटिव वर्क की। अब ये आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है, देखिए एजुकेशन की फील्ड में भी हो सकती हैं, लिटरेरी की भी हो सकती हैं, आर्टिस्टिक भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी वर्क हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। तो जो आपका वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके दो तरीके के राइट्स को, इकोनॉमिक राइट्स को और मॉरल राइट्स को। तो आपका जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो अलाउ करते हैं ओनर को, ठीक है, कि वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ड्रॉ कर सके अपने वर्क के लिए। और दूसरा जो मॉरल राइट है, ठीक है, तो वो अलाउ करता है ऑथर को कि वो एक्शन ले सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिंक को और अपने किसी भी काम को। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है। देखिए ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस आईएमएफ ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है इंडिया का वो इंक्रीज हो गया 74% से 90% तक कोविड-19 क्राइसिस में। तो ध्यान रखिएगा 74% से 90% हो गया और ये आईएमएफ ने बताया है कि 2021 में ये 99% तक राइज करेगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, और नहीं पता है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको इसको लेमन टर्म्स में और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर देखिए एक नई स्पीसीज जो है वो बर्ड की मिली और इसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ रोज फिंच, 3 बैंडेड रोज फिंच इसका नाम रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है। फिर देखिए यूएस नेवी, ठीक है, यूएस नेवी ने एक रिसेंटली कंडक्ट किया था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इंडियन ओशियन रीजन में और लक्षद्वीप के अराउंड था वो। तो इस ऑपरेशन में जो यूएस वॉरशिप थी वो एंटर कर गई थी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया के में, ठीक है, और इंडिया की परमिशन इसने नहीं ली थी। तो जो ये एंटर की थी, ठीक है, वॉरशिप, इसका जो नाम था वो ध्यान रखिएगा क्या था, अर्ले बुरके क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर कर गई थी, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखिए अभी क्या है ये सिस्टम जो है वो रोल आउट किया जाएगा, ठीक है, 10 स्टेट्स में ऑलमोस्ट बाई मार्च 2022 तक। और लैंड पार्सल क्या है, देखिए लैंड पार्सल का जो मतलब है वो ये होता है कि पोर्शन ऑफ लैंड एरिया ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, वो होता है लैंड पार्सल, ठीक है, पोर्शन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अब देखिए यूएलपीआईएन क्या होता है, ठीक है, तो यूएलपीआईएन एक तरीके से आप लोग बोले तो आधार कार्ड है लैंड के लिए, ठीक है, आधार
कार्ड फॉर लैंड। तो ये इसमें भी 14 डिजिट आपका अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगी, और ये जो नंबर होगा ये यूज होगा आइडेंटिफाई करने के लिए जो सर्वेड पार्सल ऑफ लैंड होती है उसके लिए। तो एक तरीके से लैंड का आधार कार्ड है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया था लोकसभा में। फिर देखिए इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो प्रोजेक्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज उसको बोलते हैं रीहैब, और वो काफी सक्सेसफुल हुई, ठीक है। तो अब इसको दूसरे स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो रीहैब है क्या, पहले रीहैब के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रीहैब का मतलब होता है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। तो ये आपका इससे पहले लॉन्च किया गया था, नगर होल नेशनल पार्क है वहां पे, नगर होल नेशनल पार्क। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सी स्टेट में है ये नगर होल नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस वही था कि आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है एलिफेंट ह्यूमन को रिड्यूस किया जाएगा यूजिंग बीज। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, जॉन कैरी। ठीक है, जॉन कैरी कौन है? ये यूएस के क्लाइमेट एनवॉय है, और ये 4 डे विजिट में आए थे इंडिया के, और ये मिले हम लोग के एनवायरमेंट मिनिस्टर। कौन है क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट मिनिस्टर? वो है श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो ये इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे ज्वाइंट रिसर्च और कोलेबोरेट करके क्लाइमेट को फाइनेंस वगैरह सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की हैं इसमें। तो देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, लिख लीजिएगा। तीसरे नंबर पे है CO2 एमिटर। पहले नंबर पे कौन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, यूएसए। ठीक है, सेकंड बता दीजिएगा आप कमेंट पे कौन है। फिर देखिए उसके बाद इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ अपना, वो मैंने आपको कई बार बताया है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट किया हुआ है इंडिया ने बाय 2022, और 450 गीगावाट ये 2030 तक इंडिया ने इस टारगेट को सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए फिजिकल ईयर 2021 में जो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स है वो कितना कलेक्ट हुआ इस बार? 9.45 लाख करोड़, इतना ये कलेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली रिलीज की एक हिंदी ट्रांसलेशन उड़ीसा इतिहास करके, और ये उड़िया और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये ट्रांसलेट की गई है हिंदी में। इसको किसने किया है ट्रांसलेट? शंकर लाल पुरोहित, इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम और क्या हुआ ये इवेंट। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपील की चीफ मिनिस्टर्स के से स्टेट्स के कि वो ऑर्गेनाइज करें तिलक उत्सव, तो सॉरी टीका उत्सव। तो टीका उत्सव क्या है? बेसिकली टीका उत्सव आपका देखिए एक वैक्सीन फेस्टिवल है, ठीक है। ये आपका 11 से 14 अप्रैल तक होना था, और ऑब्जेक्टिव ये था इस फेस्टिवल का कि वैक्सीनेट करना है जितने से जितने ज़्यादा लोगों को किया जा सके। तो आपको पता होगा कि इंडिया में 2 वैक्सीन लग रही हैं, एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। ठीक है, कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। ठीक है, इसका एफिकेसी रेट है 81%। तो 2 डोज दिए जाएंगे कोवैक्सीन में, ठीक है, और 4 वीक्स के गैप में ये डोज दिए जाएंगे। फिर दूसरी आपकी कोविशील्ड। कोविशील्ड कौन बना रहा है? कोविशील्ड आपका बना रहा है अस्त्र जेनेका, ठीक है। और लोकली कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको? आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी। फिर देखिए केरला हेल्थ डिपार्टमेंट लॉन्च किया मास वैक्सीनेशन ड्राइव, और इसका नाम है क्रशिंग दी कर्व। ध्यान रखिएगा, क्रशिंग दी कर्व इसका नाम है। फिर देखिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली रिलीज की वर्ल्ड की फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, जिसका नाम है नैनो स्निफर। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्निफर। तो नैनो स्निफर देखिए क्या है बेसिकली, इसको आईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है, एक स्टार्टअप है वहां पे उसने, और
ये स्टार्टअप का जो नाम है वो है क्रिटिकल सॉल्यूशन। तो ये जो नैनो स्निफर है, ठीक है, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, डिटेक्ट कर लेगा एक्सप्लोजिव को इन लेस देन 10 सेकेंड्स में। तो ये डिटेक्ट करता है किसी भी क्लास के मिलिट्री, होम बेड या कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स हो सभी को। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नीति आयोग ने लॉन्च की ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। और ये इनिशिएटिव जो है, ये इनविटेशन जो है बिजनेस लीडर्स को कि वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को फॉलो करें किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग ने ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक जो है वो लॉन्च की। फिर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन जो है ये शुरू हुई, किसने शुरू किया, ध्यान रखिएगा, गूगल, माई गवर्नमेंट और HUL ने। तो ये इंप्रूव करने के लिए AI सॉल्यूशंस को एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए HDFC बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया अपने विनर्स को। तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट अप ग्रांट। स्मार्ट अप ग्रांट कौन ऑर्गेनाइज करता है, वो है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये जो स्मार्ट अप ग्रांट, ठीक है, स्मार्ट अप जो ग्रांट है ये प्रोवाइड करता है प्रेफरेंस स्टार्टअप्स को, ठीक है, जो स्किल डेवलपमेंट फील्ड में और एजुकेशन में काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस थे, जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIM काशीपुर हो गया, बिमटेक हो गया, IIT BHU हो गया, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, स्मार्टअप ग्रांट HDFC बैंक। फिर देखिए एक स्टडी हुई, उसमें ये पता चला कि जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, ये ऑपरेट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर में। उसने एक रिपोर्ट रिलीज की रिसेंटली, और जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है इंडिया में वो डिक्रीज हुआ है। तो ये 9.1% डिक्रीज हुआ है 2021 में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, ये रिपोर्ट थी इसकी। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने रिसेंटली अडॉप्ट की 295 अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, अटल इनोवेशन के अंदर इसको अडॉप्ट की गई है। ठीक है, तो देखिए जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये मेंटर करेगा अटल टिंकरिंग लैब्स को। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या होता है, पहले अटल इनोवेशन मिशन देखेंगे हम लोग। देखिए अटल इनोवेशन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था इंडिया में, प्रमोट करने के लिए इनोवेशन के कल्चर को और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो इसमें बहुत सारे फोकस एरियाज हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बेसिक्स का आइडिया लगा करके रखिए कि अटल इनोवेशन मिशन होता क्या है। ठीक है, तो ये है अटल इनोवेशन मिशन। फिर देखिए नेक्स्ट, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। तो क्या हुआ है कि नवीन पटनायक जो है उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक 14th डे मास्क अभियान इनिशिएटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मास्क अभियान इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर नासा का, ये अपनी पहली फ्लाइट करेगा। और इससे क्या होगा कि जो इंजेन्युटी है वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट टू फ्लाई इन अनदर प्लैनेट। ठीक है, इसका नाम है इंजेन्युटी मार्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ला सोरफ्रियरे, ये वॉल्केनो जो है कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, कैरिबियन आइलैंड में, और ये रिसेंटली इरप्ट हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वॉल्केनो का नाम, ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है। फिर देखिए अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव रिसेंटली फाउंड अ वे टू सॉल्व कॉस्मोलॉजिकल टेंशंस, किसके थ्रू, डार्क साइरेंस के थ्रू। तो देखिए डार्क सायरन होता क्या है, देखिए डार्क सायरन कुछ नहीं होते हैं बट ये ग्रेविटेशनल वेव होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार्स या फिर ब्लैक होल से। तो ये डार्क सायरन है ये पिकअप होते हैं ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से। ठीक है, तो ऑर्डिनरी टेलीस्कोप जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो प्रोग्राम है, प्लान है, इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अ सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये टैप करेगा डेटा इन वेरियस मॉडल्स, और ये अवेलेबल किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के अंदर। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगा, एक 2.0
डिजिटल इंडिया प्लान को भी इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली नोटिफाई किया चेंजेस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम में, और मिनिस्ट्री ने इसको नोटिफाई किया है कि जो बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम का, वो ओपन कर सकता है एक बेसिक सेविंग अकाउंट, वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में कंट्री के किसी भी पार्ट में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना जनधन अकाउंट के बारे में आपको बता ही रखा है मैंने। इसके अलावा चलिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में भी बता देता हूँ क्या होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है वो एक बेसिक सेविंग अकाउंट है, और वो 500 रुपये मिनिमम अमाउंट से आप इसको खोल सकते हैं। तो ये अलाउ करता है कि आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पर मिनिमम 10 रुपए, और मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? 10 अप्रैल को। और थीम क्या थी? रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा थीम को। तो फादर ऑफ होम्योपैथी अगर आप बोले तो कौन थे? ठीक है, डॉक्टर सैमुअल, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सैमुअल इनका नाम है। ठीक है, फिर देखिए जो ईरान है उसने रिसेंटली लॉन्च किया अपना एडवांस्ड न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज। कहाँ पे? नातांज न्यूक्लियर प्लांट में। और इसने अपना नेशनल न्यूक्लियर डे मनाया है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहेंगे ईरान पे काफी सैंक्शंस लगते रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, और एक प्लान भी बना था। ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ठीक है, ये 2015 में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, और ईरान को इसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया था यूज करने के लिए, यूरेनियम एनरिचमेंट को करने के लिए। ठीक है, लेकिन 2018 में क्या हुआ, यूएस गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और सैंक्शंस लगा दिए ईरान पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, JCPOA का फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ICRR, इसने टाई अप किया है। ठीक है, गेमा ऐप के स्पोर्ट विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, इसके साथ से टाइप किया है गेम ऐप स्पोर्ट्स विज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ये लॉन्च करेगी लिटिल गुरु एप्लीकेशन। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गेमिफाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपको संस्कृत पढ़ाती है बहुत सारे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म में, और ये लर्निंग आपकी ईजी करेगी, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नौरा अल मात्रोशी। नौरा अल मात्रोशी जो है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है यूएई की। नौरा अल मात्रोशी, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है जो स्पेस में एंटर करेंगी। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली लॉन्च किया था नेशन वाइड मास अवेयरनेस कैंपेन। इसका नाम था कोविड-19 वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है वो हेल्ड हुआ था मोबाइल फोन एप्लीकेशन के थ्रू। उसका नाम था कोवैक न्यूज, ध्यान रखिएगा, कोवैक न्यूज। ठीक है, फिर देखिए G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई। ठीक है, IMF ने तो इसमें फ्रेश स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो इशू करने के लिए बोला गया, और अभी तक जो है वो 650 मिलियन US डॉलर के HDR राइट्स प्रोवाइड करती है। तो HDR राइट्स देखिए क्या होते हैं, देखिए HDR राइट्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। तो जो HDR राइट्स होते हैं वो एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है, और ये IMF ने 1969 में क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की, ये बेस्ड करती है 5 करेंसीज पे वर्ल्ड की। ठीक है, वो 5 करेंसी कौन कौन सी हैं? देखिए वो 5 करेंसी हैं US डॉलर, जापानीज येन, इसके अलावा जो अन्य 3 करेंसी हैं वो है चाइनीज रेम्बिनी। ठीक है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कहीं एक जगह, तो नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग इसको बार बार। और ब्रिटिश पाउंड एंड यूरो, ब्रिटिश पाउंड
एंड यूरो। ठीक है, तो ये जो HDR है ये कोई करेंसी नहीं है, ये एक तरीके से क्लेम है फ्रीली यूजेबल करेंसी का IMF मेंबर्स के लिए। तो इसकी वैल्यू हर दिन कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा HDR के बारे में। ठीक है, और कुछ जानना हो आपको HDR IMF के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक, उन्होंने प्रेजेंट किया AICTE लीलावती अवार्ड्स। और जो मेन फोकस था, जो थीम थी, वो ध्यान रखिएगा इस अवार्ड्स की, वो थी वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इसकी थीम थी। फिर देखिए, जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, वो लैंड करेगा अपना फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून एज अ पार्ट ऑफ इस आर्टेमिस प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, आर्टेमिस जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। ठीक है, और US जो है उसको, गवर्नमेंट जो है वो उसको फंड करता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, वो था लॉन्च करना मैंड मिशन को, ठीक है, साउथ पोल रीजन के की तरफ मून के 2024 तक। ठीक है, फिर देखिए, चिल्का चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग ने रिसेंटली कैरी आउट किया एनुअल डॉल्फिन सेंसस। कहाँ? चिल्का लेक में। तो आप लोग मेरे को बताइएगा चिल्का लेक कहाँ पर है। इसके अलावा मैं आपको डॉल्फिन्स के बारे में बता दूं, इरावदी डॉल्फिन्स होती हैं। तो इरावदी डॉल्फिन्स जो है उसको लिस्ट किया गया है आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में, IUCN लिस्ट में। और जो डॉल्फिन है, इसकी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो चिल्का लेक में ही है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट सिंगल लगून जो है वो फॉर्म करता है पॉपुलेशन का यहाँ पे। बाकी आप देखिएगा, चिल्का लेक जो है वो आपकी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगून है। फर्स्ट आप मेरे को बताइएगा कौन है। उसके अलावा ये चिल्का लेक जो है आपकी रामसार साइट भी है। ठीक है, रामसार कमीशन 1971 में हुई थी, तो 1981 में इसको स्टेटस मिला था इस चीज़ का। ठीक है, तो आप मेरे को पहले नंबर बताइएगा कि पहला लार्जेस्ट लगून कौन सा है। ये सेकंड नंबर पे है। फिर देखिए, चाइनीज साइबर रेगुलेटर ने रिसेंटली लॉन्च किया एक हॉटलाइन रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन क्रिटिसिज्म को, जो डिफेम कर रहा था रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को और उसकी हिस्ट्री को। तो जो रेगुलेटर है उसने क्रैकडाउन करने के लिए हिस्टोरिकल निहिलिस्ट, जिनको नाम दिया गया है अपनी 100th एनिवर्सरी के पहले, कम्युनिस्ट पार्टी की, जो इस साल 21 जुलाई 2021 में होगी, उससे पहले इन पे क्रैकडाउन होगा। तो देखिए, जो निहिलिस्ट होते हैं, निहिलिज्म एक, देखिए क्या है, निहिलिज्म एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, निगेशन मतलब मानते नहीं है टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, या उस टाइप की, उस वहाँ पे जो उस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नॉलेज एग्जिस्ट कर रही होती है, या लाइफ मीनिंग ऑफ लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, उस चीज से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो निहिलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है। फिर देखिए, नोमैड लैंड, इसने प्राइज जीता है बाफ्ता अवार्ड में। इसका नाम ध्यान रखिएगा, नोमैड लैंड को। ठीक है, फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, किनको अपॉइंट किया गया? सुशील चंद्रा, ये टुक ओवर करेंगे एज अ न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल आपको 324 आपको प्रोवाइड करता है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन के प्रोविजन को, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, एक एक्सपर्ट पैनल कमेटी बनी और उसने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने रिसेंटली अप्रूव किया है वैक्सीनेशन का यूज स्पुतनिक 5। ठीक है, ये रशिया की वैक्सीन है। ठीक है, इसका इमरजेंसी यूज के लिए इसको अप्रूव किया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए, जापानीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया एक प्लान। ठीक है, और वो क्या करेगी कि 1 मिलियन टन ऑफ ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर जो है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से है उसको डिस्चार्ज करेगी। तो इशू ये हो रहा है कि जो रिलीज है रेडियो एक्टिव वाटर का, वो मतलब बहुत टाइम लेगा। ठीक है, उसको उसमें डिस्चार्ज होने के बाद एडजस्ट होने में, तो इसको लेकर के काफ़ी इशू हो रहा है। तो ये एंटी न्यूक्लियर एक्टिविटीज जितने भी फिशिंग कम्युनिटीज वगैरह है, सी कम्युनिटी वगैरह है, उससे काफ़ी बैकलैश फेस कर रही है इस टाइम पे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, रेमडेसिविर जो है आपने सुना होगा, ये एक इंजेक्टेबल एंटीवायरस जो है एक इंजेक्शन है, और ये इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में ताकि इन्फेक्शंस वगैरह ना हो। तो इसको 2014 में बनाया गया था। ठीक है, और इसको इबोला से ट्रीट करने के लिए बनाया गया था। बाकी बाद में इसका यूज किया गया SARS को रिमूव करने के लिए, MERS को रिमूव करने के लिए, और अभी इसको COVID-19 में यूज किया जा रहा है। तो इशू क्या आ रहा है, देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है इस ड्रग की, रेमडेसिविर की। ठीक है, तो जो डायरेक्टरेट
ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑपरेटिंग जो ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने, उसने ऑर्डर इशू किया कि अब एक्सपोर्ट नहीं होगा इस ड्रग का, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट होगा एपीआई का, जो इसके प्रोडक्शन में जो यूज किए जाते हैं इस ड्रग के, उसको भी प्रोहिबिट कर दिया जाएगा ताकि शॉर्टेज से छुटकारा पाया जा सके। फिर देखिए नेक्स्ट, ये कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ये जो है, ये इन्होंने लॉन्च किया कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका नाम है सेंट्रल एशिया। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो सेंटर है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वहां पर काफी लार्ज बड़ी लैंड पे, और ये एक ट्रेड सेंटर बनेगा और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म बनेगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेंट्रल एशिया रखा गया है इसका नाम। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल है, और इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा डीजीएफटी मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है। फिर देखिए नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0, तो ये प्रोवाइड करेगा एक तरीके से सिंगल विंडो एक्सेस को डेटा के लिए, प्राइसिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के लिए, इन सब के लिए करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो आपकी चीज़ें हैं, उजाला है किसकी माई थी, ठीक है, उजाला क्या था, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। और एक और थी प्राप्ति, प्राप्ति एक वेब पोर्टल था जो बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 2018 में। तो पेमेंट रेक्टिफिकेशन और एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी के लिए था ये जो बनाया गया था प्राप्ति, ठीक है। तो ये चीजें अंदर इसके, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0, ठीक है। तो ये 14 अप्रैल तक की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी, ठीक है। तो आज के में इतना ही था, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 21 के अराउंड, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।